Welcome to the mechanical world. We will continue our thermodynamics with chapter 2, heat and work. Introduction. A closed system and its surrounding can interact in two ways. First one is by work transfer and the second one is heat transfer. As in chapter 1, we studied that thermodynamics is the science of energy transfer. Thermodynamics वो साइंस है जिसमें हम एनर्जी ट्रांसफर्स को पढ़ते हैं। एनर्जी ट्रांसफर टू टाइप से हो सकता है। फर्स्ट वन इज वर्क ट्रांसफर एंड द सेकंड वन इज हीट ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर की वजह से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट आता है वो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। These may be called energy interactions and these brings changes in the properties of the system. Work. So what is work? Work is the basic mode of energy. Work जो है वो एनर्जी ट्रांसफर का एक बेसिक मोड है, एक बेसिक वे है जिसमें हम एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मोटरसाइकिल का एग्जांपल लें तो उसमें क्या होता है, हम केमिकल एनर्जी देते हैं और उससे हमारा वर्क हमको ऑब्टेन होता है। In thermodynamics, work transfer is considered as occurring between the system and the surrounding. हमने एग्जांपल लिया है बाइक का, मोटरसाइकिल का, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो इंजन होता है वो हमारा सिस्टम होता है जिसमें केमिकल रिएक्शंस होती है जिससे हमें केमिकल एनर्जी मिलती है। वो केमिकल एनर्जी मैकेनिकल वर्क में ट्रांसफर होती है। तो हमारा सिस्टम क्या हो गया, इंजन हो गया, और सराउंडिंग, इंजन से बाहर का जो भी हमारा कुछ होगा वो हमारा सराउंडिंग हो गया। सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वही हमारा वर्क ट्रांसफर है। व्हेन वर्क इज डन बाय ए सिस्टम इट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। इट इज गिवन इन दिस फिगर जस्ट व्हेन वर्क इज डन बाय ए सिस्टम इट इज टेकन टू बी पॉजिटिव एंड व्हेन वर्क इज डन ऑन सिस्टम इट इज टेकन टू नेगेटिव। जब हमें सिस्टम पे काम करना पड़ रहा है तो हम उसको नेगेटिव लेते हैं, और जब हमें सिस्टम से वर्क मिलता है तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। सिंपल है, अगर हम किसी के लिए काम कर रहे हैं, हमें काम करना पड़ रहा है तो वो हमारा नेगेटिव इफेक्ट देता है, और कोई हमारे लिए काम कर रहा है, कोई हमारे लिए काम कर रहा है तो वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यूनिट ऑफ द वर्क इज न्यूटन मीटर। वर्क की जो इकाई होती है, जो यूनिट होती है वो होता है न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन मीटर को हम जूल बोलते हैं। यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर और जूल। न्यूटन मीटर ये कहाँ से आता है, मैकेनिकल में हम पढ़ते हैं W इक्वल्स टू F इंटू डी एक्स। डी एक्स हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, जो हम उसको डिस्प्लेस करने के लिए लगाते हैं। तो F का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डी एक्स का क्या हो गया, मीटर। तो W क्या हो गया, न्यूटन मीटर। सो यूनिट ऑफ द वर्क इज न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही हम जूल बोलते हैं। 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 1 जूल। द रेट एट विच वर्क इज डन बाई और अपॉन द सिस्टम इज नोन एज पावर। क्या बोल रहा है कि हम किस दर से सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं या सिस्टम काम कर रहा है, वो दर क्या होता है, पावर होता है। द रेट एट विच the work is done is known as power. The unit of power is joule per second. देखो जहां रेट आता है वहां टाइम होता है, तो वर्क क्या होता है हमारा, न्यूटन मीटर। रेट आ गया तो वहां पे सेकंड टाइम हो गया, न्यूटन मीटर अपॉन एस। तो ये न्यूटन मीटर को हम बोलेंगे जूल और अपॉन एस, तो क्या हो गया, जूल पर सेकेंड। वर्क इज वन ऑफ द फॉर्म इन विच अ सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन इंटरेक्ट विथ ईच अदर। एनर्जी कंजर्वेशन में क्या पढ़ते हैं कि एनर्जी को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, वो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती है। वर्क इज वन ऑफ द फॉर्म इन विच अ सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। एनर्जी कंजर्वेशन में हम क्या पढ़ते हैं, लॉ ऑफ जो एनर्जी होता है इसमें एनर्जी कंजर्व रहती है। एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और ना ही उसको बना सकते हैं।
तो क्या होता है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती है। सेम वैसे ही है, वर्क एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होगा, तो एनर्जी ट्रांसफर का एक फॉर्म हो गया वर्क। नाउ पीडीवी वर्क और डिस्प्लेसमेंट वर्क। लेट द गैस इन अ सिलेंडर इज आवर सिस्टम विच इज एट इनिशियल कंडीशन ऑफ प्रेशर P1 एंड V1। यहाँ देखते हैं, ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर में हमारा पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन जो इनिशियल पोजीशन है वो 1 है, इसमें आपका P1 और V1 इसकी इनिशियल कंडीशंस है। अब क्या होता है, गैस प्रेशर की वजह से जो सिलेंडर है, सिलेंडर में जो पिस्टन है वो एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड करके उसकी फाइनल पोजीशन आ जाती है सेकेंड। तो यहाँ पर इसका फाइनल स्टेट पे होता है P2 और V2। तो यहाँ पिस्टन डिस्प्लेस हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट वर्क। So the system is in thermodynamic equilibrium. The piston is only boundary which moves due to gas pressure. Let the piston move out to a new final position 2 as shown in the figure, which is also a thermodynamic equilibrium. क्या बोल रहा है, जब फर्स्ट इनिशियल पोजीशन में था तब भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में था, और जब फाइनल स्टेट पे आ जाएगा, जब सेकंड पोजीशन 2 पे आ जाएगा तब भी ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे रहेगा। लेकिन जब ये इन दोनों के इंटरमीडिएट रहेगा, दोनों बीच में रहेगा, तब ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। ओनली द स्टेट 1 एंड द स्टेट 2 वो है वो जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेंगी। When the piston moves out from position 1 to 2 with the volume changing from V1 to V2, the amount of work done is given by W equals to PdV from V1 to V2. This integration can be performed on a quasi-static process. As in chapter 1, we studied that integration can be done only on equilibrium states, and we know that quasi-static path is a equilibrium process. Magnitude of the work done is given by the area under the curve. The path 1 2 as shown in the figure. क्या बोल रहा है कि जो हमारा वर्क डन होगा क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व इज आवर वर्क डन। तो यह हमारा वर्क डन होगा। सो जब भी कोई प्रोसेस होगा वो एक पाथ को फॉलो करेगा, जो उस पाथ को जो फॉलो करेगा उसमें जो कर्व बनेगा, उस कर्व के अंडर जो हमारा एरिया बनेगा वो हमारा वर्क होगा। जो पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन, कि पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन क्या होता है। देखिए अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था, एरिया अंडर द कर्व was our work done. So यदि हम किसी सिस्टम को स्टेट 1 टू स्टेट 2 बाय डिफरेंट पाथ्स आते हैं, तो उसमें क्या वर्क डन होगा, उसमें कार्य कितना होगा, वर्क कितना होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ देखिए इन द कर्व सी जो है, कर्व सी के नीचे ये हमारा एरिया होगा। फिर हमारा कर्व बी है, कर्व बी में हमारा एरिया जो ब्लू लाइन है वो होगा। फिर ए में स्काई कलर जो है वो होगा। तो तीनों एरिया डिफरेंट हो गए, तीनों एरिया डिफरेंट है, तीनों एरिया डिफरेंट हो गया मतलब तीनों वर्क अलग होंगे। तो क्या होगा कि एक ही सिस्टम को स्टेट 1 टू स्टेट 2 लाने के लिए हमें 3 अलग अलग वर्क करना पड़ रहा है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जो हमारा वर्क है वो एक डिफरेंट पाथ पे डिपेंड करता है, उसकी एंड स्टेट्स पे डिपेंड नहीं करता है। तो यही ये समझा रहा है। एज शोन इन द above figure, it is possible to take a system from state 1 to state 2 by many quasi-static paths. And we studied that area under the curve represents the work done of a system. From the figure, we can observe that the area under the path A, B, and C are different. So
the work done for these three paths are different for the same end states. As I showed that state 1 to state 2, we can go through many quasi-static paths as A, B and C, and the path in the area under the path A is different from B and from C. So the work for these three paths will be different. So the work is a path function. तो क्या हुआ कि जो हमारा वर्क है वो इसके प्रोसेस के पाथ पे डिपेंड करेगा. एंड DW इज एन इनएग्जैक्ट और इम्परफेक्ट डिफरेंशियल बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ DW इज नॉट इक्वल टू W2 माइनस W1. कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे जो W1 यहाँ पे है वो हमारा W2 हमेशा इक्वल नहीं होगा. W2 माइनस W1 हमेशा इक्वल नहीं होगा. कैसे? लेट्स consider path A. Let's consider path A. For path A, W2 minus W1 will be different. For path B, W2 minus W1 will be different because area under the curve is different. So for all of these, the W2 minus W1 will be different. So इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि हमारा जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड करता है. Now point function. What is point function? Is the one which does not depend on the path. Does not depend on the path, like at the state 1 and state 2. At state 1, pressure is P1 and volume is V1. And at the state 2 is pressure is P2 and volume is V2. Now if we consider path A from state 1 to state 2, देन अगर हम पाथ ए लेते हैं स्टेट 1 टू स्टेट 2 आने के लिए तो भी हमारा प्रॉपर्टीज क्या रहेगा? P1 और P2 ही रहेगा. ये नहीं है कि यहाँ पे P1 कुछ और हो गया P2 कुछ और हो गया, वो सेम रहेगा. तो क्या हो गया? हमारा पॉइंट फंक्शन हो गया, ये एंड स्टैंड्स पे ही डिपेंड करता है. इसमें हमारे पाथ का कोई रोल नहीं होता है, पाथ पे कोई डिपेंडेंस नहीं होता है. प्रॉपर्टीज हमेशा एक स्टेट के लिए फिक्स्ड रहती है. प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन as I showed in the last figure. For a given state there is a definite value of each property. The change in thermodynamic property of a system is independent of the path of the system follows and it depends only on the end state of the system, as I showed in the last figure. Differential of point functions are exact or perfect differentials. परफेक्ट डिफरेंशियल्स क्यों होंगे? अगर हम स्टेट्स एंड स्टेट तक डिफरेंशियल करेंगे तो उनका जो स्टेट 2 माइनस स्टेट 1 करेंगे तो वो फिक्स्ड होगा, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा. लाइक शो यू दिस, यहाँ पे P1 V1, यहाँ P2 V2. इन दोनों में से हम कोई से भी पाथ से A, B और C कोई से भी पाथ से आते हैं हम तो प्रॉपर्टीज इसकी एंड स्टेट्स में कोई डिफरेंस होगा नहीं. तो P1 माइनस P2 इज ऑलवेज भी इक्वल फॉर पाथ ए, पाथ बी, फॉर पाथ सी. पाथ ए, पाथ बी, पाथ सी तीनों के लिए P1 माइनस P2 विल बी सेम. सो द डिफरेंशियल विल बी एग्जैक्ट. द चेंज इन वॉल्यूम thus depends on the end states respective of path followed, as I showed in this figure. As we studies in chapter 1 that for a cycle initial and final states are identical, so change in properties will be 0. Consider Otto cycle on PV diagram that 1 2 3 4. So हमारा साइकिल क्या हो गया? 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 1. तो 1 is the final state. इनिशियल स्टेट इज 1 एंड द फाइनल स्टेट इज 1. तो हमारा जो साइकिल हो गया उसका इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या हो गया? सेम हो गया. तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? सेम होगी. तो इनका डिफरेंशियल क्या होगा? विल बी 0 बिकॉज इनकी प्रॉपर्टीज में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा. फॉर अ साइकिल इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम, सो द डिफरेंस विल बी 0. सो मैथमेटिकली वी राइट द cyclic integral of property is 0. dv cyclic integral of dv equals to 0.
cyclic integral of dp equals to 0, cyclic integral of dt equals to 0, because all of these are properties of system. But we cannot write that cyclic integral of dw equals to 0, because w is not a property of the system. Therefore, cyclic integral of a property is always 0. The work transfer is equal to the integral of the product of intensive property and change in extensive property. What is saying that W equals to P dV. तो P हमारा क्या हो गया? P हमारा हो गया intensive property and change in extensive property. dV, as we know that volume is extensive property, so dV is change in extensive property. So हमारा W क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. द प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड द चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. प्लीज रिमेंबर, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, ESE गेट वगैरह में ये पूछा जाता है कि W जो हमारा वर्क है वो क्या होता है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी और चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का प्रोडक्ट होता है. नाउ PdV वर्क इन वेरियस प्रोसेस. हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्क जो है वो डिफरेंट प्रोसेस में कैसे क्या होगा. फर्स्ट वन इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस वहां जहां P इक्वल्स टू C कांस्टेंट होगा. एज वी नो दैट W इक्वल्स टू PdV. नाउ PdV को हम इंटीग्रेट करेंगे V1 टू V2, तो P इज कॉन्स्टेंट, तो P इज कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और dV का क्या हो जाएगा? V2 V1 देन P V2 माइनस V1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्क. नाउ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाएगा, तो P dV क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. नाउ आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है, तो हमारा क्या होता है? PV इक्वल्स टू nRT. भी सारे कांस्टेंट हो गए, तो PV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. तो अब क्या हो गया? हमारा जो वर्क का इक्वेशन होता है वो होता है P dV. सो यहां पे P क्या आएगा? PV इक्वल्स टू P1 V1, तो P क्या हो जाएगा? P हो जाएगा P1 V1 अपॉन V. सो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन करने से क्या होगा? हमारा इंटीग्रेट करेंगे हम इसको, तो क्या होगा? P1 V1 ln V फ्रॉम V2 V1. अब इसको रखेंगे तो क्या होगा हमारा? P1 V1 ln V2 माइनस ln V1, ये हो जाएगा. अब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? P1 V1 ln V2 अपॉन V1, तो क्या हो जाएगा? हमारा वर्क डन. तो वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज गिवन बाय P1 V1 ln V2 अपॉन V1. अब ये P1 अपॉन P2 कैसे आता है इसको भी बताते हैं, रुको. सो अभी P1 अपॉन P2 कैसे आता है? क्या देखा था मैं अभी? PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, सो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2. P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1. हमारा क्या आया था? V2 अपॉन V1, तो V2 अपॉन V1 की जगह हम क्या रखेंगे? P1 अपॉन P2, तो हमारा क्या हो जाएगा? P1 V1 ln P1 अपॉन P2. ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. नाउ फोर्थ इज पॉलीट्रोपिक प्रोसेस. पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में क्या होता है? इसमें क्या होता है?
पी वी टू द पावर एन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू पी वन वी वन टू द पावर एन. So P will be equals to P1 V1 to the power n upon V to the power n. Now in the equation W equals to P dV, we will put P equals to P1 V1 to the power n upon V to the power n. So the equation will be like this: P1 V1 to the power n upon V to the power n dot dv. P1 V1 to the power n बाहर आ जाएगा, V1 to the power n ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा V to the power माइनस n डॉट dv. अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V to the power माइनस n प्लस वन अपॉन माइनस n प्लस वन. क्या होगा अब होगा यहाँ पे V to the power minus n plus 1 upon minus n plus 1 V1 V2 and P1 V1 to the power n. अब देखो क्या होगा, यहाँ से हम इसको बाहर ले लेते हैं तो ये बन जाएगा इस तरह से P1 V1 to the power n V to the power minus n plus 1 upon minus n plus 1 V1 V2. इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा P1 V1 to the power n into V2 1 माइनस का n माइनस P1 V1 to the power n V1 to the power माइनस n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस का n. देखो P1 V1 टू द पावर n है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं P2 V2 टू द पावर n, तो V2 टू पावर n इंटू V2 टू पावर माइनस n प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P1, ये हमने रख दिया P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस का n. n 1 से बड़ा होता है तो ये क्या नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे P1 V1 माइनस का P2 V2 अपॉन n माइनस का 1, ये हमारा आ जाएगा. सेम फॉर एडिटिव प्रोसेस के लिए क्या होगा, यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा. ओके, तो वो हमारा वर्क क्या हो जाएगा P1 V1 माइनस का P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1. नाउ फ्री एक्सपेंशन. व्हाट इज फ्री एक्सपेंशन? फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, एक सिलेंडर होता है लाइक दिस जो इंसुलेटेड होता है, इसमें एक पार्ट में क्या होता है, वैक्यूम होता है. वैक्यूम एक में होता है गैस, जो एक पार्टीशन से अलग होते हैं. ना अब क्या करते हैं, इस पार्टीशन को जो हमारा है इसको हटा लिया जाता है. इसको हटा लेंगे तो गैस क्या करेगी, वैक्यूम की तरफ आएगी और उसको क्या करेगी, एक्सपेंड कर देगी, इसको फिल कर देगी. तो इसमें क्या होगा, गैस पूरे वॉल्यूम में आ जाएगी, इसमें पूरे में गैस हो जाएगी. वैक्यूम गैस को रेजिस्टेंस नहीं दे पाता है क्योंकि उसमें कुछ रेजिस्टेंस देने के लिए होता नहीं है, तो गैस क्या होगी, विदाउट एनी वर्क वो उसमें एक्सपेंड कर जाएगी. तो इसको क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं. वर्क हमारे सिस्टम में स्टोर नहीं होता है, वो में से ट्रांजिट रहता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है, वो हमारे सिस्टम में स्टोर कभी नहीं होगा.
Let us consider a system of vacuum and a gas such that given is separated by a partition from vacuum as shown in this figure. The partition is removed and the gas rushes to fill the vacuum. जब हम पार्टीशन को हटा देंगे तो गैस वैक्यूम में भर जाएगी, तो उसको एक्सपेंड कर जाएगी. एक्सपेंशन ऑफ द गैस इन वैक्यूम इज नोन एज फ्री एक्सपेंशन. इफ द वर्क डन टू रिमूव द पार्टीशन नेग्लेक्टेड, यदि हम इस पार्टीशन को हटाने के लिए जो वर्क करते हैं उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, देन देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ वर्क. तो गैस को एक्सपेंड होने के लिए जो कोई भी हमें कार्य नहीं करना पड़ेगा, कोई भी वर्क नहीं होगा. सो द वर्क ट्रांसफर विल बी जीरो, क्योंकि जब तक कोई बाउंड्री से क्रॉस करेगा ही नहीं वर्क, तो वहाँ पे वर्क क्या होगा, जीरो हो जाएगा. एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, द फ्री एक्सपेंशन इज इरिवर्सिबल प्रोसेस. प्लीज नोट दैट, ये एग्जाम में पूछा जाता है. फ्री एक्सपेंशन इज रिवर्सिबल प्रोसेस. Please note that it is important thing. Free expansion is irreversible process. Now in the next slide, what is heat? So what is heat? देखिए heat क्या होता है. heat कोई भी जो हमारे दो सिस्टम और सराउंड होगा उन दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तो उन टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वही हमारा हीट होता है. एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड हीट. एज आई सेड दैट जब तक हमारे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तब तक हीट फ्लो नहीं होगा. Thus, when an effect occurs due to temperature difference between system and surrounding, the process is called heat transfer. तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, हीट ट्रांसफर. ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. एज वी नो दैट हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ही फ्लो करती है, कभी भी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो नहीं करती है. इसके लिए हमें क्लॉसियस स्टेटमेंट दिया जाता है जो हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं. नाउ हीट कैन बी ट्रांसफर्ड इन थ्री वेज, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. यानी हीट को ट्रांसफर होने के लिए कितने तीन टाइप होते हैं. पहला कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन एंड तीसरा है रेडिएशन. देखो कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन में दो सिस्टम होते हैं वो आपस में टच रहते हैं और दोनों का डिफरेंस टेम्परेचर डिफरेंस रहता है. लाइक इसका 100 और इसका 120 है, तो हीट कहाँ से 120 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ जाएगी, तो ये फ्लो ऑफ हीट, ये क्या होगा, हमारा कंडक्शन होगा. फिर क्या होता है कन्वेक्शन. कन्वेक्शन में क्या होता है, कोई हमारा सिस्टम है वो हीट पे मतलब टेम्परेचर है उसका 150 टेम्परेचर है, उसके सराउंड से कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है, तो क्या करता है वो साथ में उसकी हीट को अपने साथ में कन्वे करता है. तो ये सिस्टम क्या होता है, ये होता है कन्वेक्शन. जब भी हीट किसी माध्यम से प्रवाहित होती है तो वो क्या होता है, कन्वेक्शन होता है. अगर दोनों सिस्टम टच में रहेंगे और फिर उनमें हीट ट्रांसफर होती है तो वो क्या होता है, कंडक्शन होता है. नाउ रेडिएशन. रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन में हमें हीट ट्रांसफर के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है. रेडिएशन वैक्यूम में भी हो सकता है, और रेडिएशन वैक्यूम में किस माध्यम से होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के माध्यम से होता है. रेडिएशन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, उसके फॉर्म में होता है. फॉर एग्जांपल हमारे जो सन से जो रेज हीट आती है, सोलर एनर्जी आती है, वो किस फॉर्म में आती है, रेडिएशन के फॉर्म में आती है. अब हमें पता है कि गैलेक्सीज जो होती है उसमें वैक्यूम, बहुत सारा वैक्यूम होता है, तो उसके लिए हमें वो माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, हमके लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है रेडिएशन के लिए. वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में हमारे अर्थ तक पहुँचती है.
ठीक है। हीट फ्लो इनटू द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, कोई हमें पैसे दे रहा है तो वो क्या होगा, हमारे लिए तो पॉजिटिव है ना, तो हमको हीट मिल रही है तो वो हमारे लिए क्या होगा, पॉजिटिव। कोई हमसे पैसे लेके जा रहा है तो हमारे लिए क्या होगा, नेगेटिव हुआ, क्योंकि हमारे पास तो कमी हो गई ना, फिर हम ऐश कैसे करेंगे, हम मजे नहीं ले सकते ना, तो फिर वो क्या हो गया, हमारे लिए तो नेगेटिव सिस्टम हो गया। तो ये क्या कह रहा है कि हीट फ्लो इनटू द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, अगर सिस्टम के अंदर हीट देंगे तो होगा पॉजिटिव, और सिस्टम से हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे तो वो होगा नेगेटिव। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर होगा ओनली वही ही ट्रांसफर होगा, इसके अलावा जो कुछ भी हमें ट्रांसफर होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा, वो वर्क ट्रांसफर में कंसिडर। हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट, सेम एज वर्क। वर्क हमारा क्या था, एनर्जी इन ट्रांजिट था, वो हमारे सिस्टम में स्टोर नहीं होता था। सेम वैसे ही क्या होता है, हीट भी हमारे सिस्टम में स्टोर नहीं होगी, वो सिर्फ ट्रांजिट होगी। एंड बाउंड्री फिनोमेना एज वर्क, लाइक वर्क, बोथ हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शंस। Please note that it is important thing asked in exams. Both heat and work are path functions. For an adiabatic process, no heat transfer across the boundary. Thus, for an adiabatic process, only work interaction between the system and surrounding. Adiabatic process में क्या होता है, no, in the adiabatic process क्या होता है, नो एनर्जी ट्रांसफर एंड नो मास ट्रांसफर, सो उसका एनर्जी विल बी कांस्टेंट। जब एनर्जी कांस्टेंट रहेगा तो उसमें ओनली वर्क का इंटरेक्शन होगा, ठीक है। नाउ हीट ट्रांसफर ए पाथ फंक्शन, लाइक वी स्टडीड इन द, as we studied for the work that it is a path function, so we will study for heat that it is also a path function. वर्क में क्या होता है, वर्क में होता है कि हम पीवी डायग्राम पे जो हमारा कर्व होता है उसका अंडर जो एरिया होता है वो हमारा क्या होता है, वर्क होता है, वर्क होता है। सेम ऐसे ही हमारा टी एस पे जो होता है एरिया अंडर द कर्व, वो क्या होगा, हमारा हीट होगा। सेम यदि हम स्टेट 1 टू स्टेट 2, तीन पाथ, पाथ ए, पाथ बी एंड पाथ सी, पाथ ए, पाथ बी एंड पाथ सी से जाते हैं तो उसका एरिया अंडर द कर्व डिफरेंट होगा, एरिया अंडर द कर्व डिफरेंट हुआ, लाइक एरिया अंडर द सी इज by denoted by green, area under the curve is B is like this, area under the curve A will be like this. So all of these are different. So state 1 to state 2, if you go from path C, area will be different, from B area will be different, and from A the area will be different. So state 1 to state 2, the heat will be different for path A, path B and path C. So heat will be dependent on path. So it is a path function. Heat transfer is a path function. Now heat is not a property because it is dependent on the path and is dependent on the path followed. As on PV curve, the work done is same for as on TS curve under the curve by heat transfer. Same as the work transfer, heat transfer is also the integral of product of an intensive property and the change in extensive property. वर्क में हमारा क्या होता था, वर्क में होता था P dV, P हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी और dV क्या होता था, चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सेम हमारा Q के लिए क्या होता है, Q इक्वल्स टू T ds। तो T क्या हो गया हमारा टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड ds हमारा क्या हो गया, चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ds क्या होता है, एंट्रोपी, एंट्रोपी हमारा क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। प्लीज रिमेंबर एंट्रोपी इज आवर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नाउ स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट। So what is specific heat and latent heat? Let us consider 1 kg water and 1 kg of ice. So
to increase the temperature by 1 unit of a unit mass of water, unit mass of water, or we can say unit mass of any substance, the heat required is called sensible heat. क्या होगा कि एक यूनिट मास, मतलब लेट अस कंसीडर 1 kg वाटर का टेम्परेचर 1 यूनिट लाइक 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमारे जो हीट रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी स्पेसिफिक हीट। एंड हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वो हमारा क्या होगा लेटेंट हीट। 1 kg आइस को 1 kg वाटर में एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो होगी हमारी लेटेंट हीट। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 1 kg आइस को 1 kg वाटर में एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो हमारी क्या होगी लेटेंट हीट होगी। स्पेसिफिक हीट रिक्वायर्ड टू रेज द यूनिट टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास like 1 kg of water by 1 degree centigrade. It is denoted by C equals to Q upon M del T. सॉरी यहाँ पे T भी आएगा, M डेल्टा T, Q upon M डेल्टा T। इसकी यूनिट क्या होगी जूल पर केजी केल्विन। जूल Q हमारा क्या होता है हीट जूल में होता है, मास केजी में होता है, और डेल्टा T क्या होगा केल्विन में, तो जूल पर केजी केल्विन। वेयर Q इज अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, M इज द मास ऑफ द सबस्टेंस एंड डेल्टा T इज द टेम्परेचर राइज। हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर राइज करेंगे तो क्या होगा टेम्परेचर राइज हो जाएगा। फॉर द गैसेज इफ द प्रोसेस इज कांस्टेंट प्रोसेस इट इज Cp एंड व्हेन द प्रोसेस इज कांस्टेंट वॉल्यूम देन इट इज Cv। क्या होगा गैसेज के लिए दो सिस्टम होते हैं, एक तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए एंड कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। तो कांस्टेंट प्रेशर पे Cp हम इसको डिनोट करते हैं, क्या होगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। For constant volume it is specific heat at constant volume, but for solids specific heat is independent of process. In the product of mass and specific heat is called the heat capacity. Heat capacity क्या होता है कि हम किसी भी सबस्टांस के अगर मास को उसके स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हीटिंग कैपेसिटी होती है। लाइक 1 kg वाटर को हम उसकी स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी हीटिंग कैपेसिटी हो जाएगी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर Cp एंड Cv। लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर फेज चेंज ऑफ ए यूनिट मास ऑफ ए सबस्टेंस। फेज चेंज अभी मैंने बताया था कि 1 kg आइस को 1 kg वाटर में एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेंज होने जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है वो हमारा क्या होता है लेटेंट हीट होता है। ए सबस्टेंस कैन चेंज इन 3 phases विच इज आर सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो हमारा क्या होगा फेज चेंज 3 टाइप्स हो सकता है, सॉलिड, फिर लिक्विड एंड गैस। क्या होगा सॉलिड से लिक्विड हो जाए, लिक्विड से गैस हो जाए, या डायरेक्ट सॉलिड टू गैस हो जाए। तो सॉलिड टू लिक्विड क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड होता है हमारा फ्यूजन। तो हम इसको क्या बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। व्हेन लिक्विड टू गैस से कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अब क्या होता है जब डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड टू डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हो गया ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। नाउ कंसीडर द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू फेज चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर इज लेटेंट हीट of vaporization, and amount of heat required to phase change from solid to vapor is called latent heat of sublimation. Please remember these things. Both heat transfer and work transfer is boundary phenomena. Both heat and work are energy in transit
and both heat and work are path functions and inexact differentials. एग्जाम्स में पूछा जाता है कई बार कि हीट एंड वर्क क्या है, हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शंस और पॉइंट फंक्शंस पूछा जाएगा, जैसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, सॉरी क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्क इज path function, point function, energy in transit, energy stored. फिर ऑप्शन दे देगा 1 और 2, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1 and 4, like this. तो हमारा आंसर क्या होगा, path function and energy in transit, तो 1 and 3, so our answer will be C, will be our answer. Thank you for watching the video. We will continue to chapter 3rd in the next video. Thank you.